हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत के तिरंगे का करने चली थी अपमान। 24 घंटे भी नहीं हुए कि भारत से मांगी माफी। जी हाँ, कहा माफी चाहती हूँ, आगे से ध्यान रखूंगी। बताएंगे दोस्तों आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मुइजू की सरकार को सस्पेंड हुई मालदीव की सत्तारूढ़ पार्टी की मरियम शूना को माफी मांगनी पड़ गई। तो वहीं बताएंगे रशिया ने भारत से निभाई दोस्ती, यूक्रेन युद्ध के बाद भी भेजी ये वाली मिसाइल। तो वहीं एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस आप वीडियो को अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि बात विवाद भारत बर्दाश्त करेगा, लेकिन झंडे का अपमान, तिरंगे का अपमान भारत नहीं सह सकता। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां मालदीव मुइजू की खास नेता ने अब तिरंगे का किया अपमान कल रात, और सुबह होते ही होश आए ठिकाने तो मांग ली माफी। कहा गलती हो गई, अब दोबारा गलती नहीं होगी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर मंत्री पद से सस्पेंड हुई मालदीव की सत्तारूढ़ पार्टी की मरियम शूना अपनी हरकतों से बाज नहीं आती दिखाई दे रही। अब उन्होंने विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी पर निशाना साधने के दौरान भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर दिया है। दरअसल मरियम ने सोशल मीडिया पर एमडीपी का कैंपेन पोस्टर शेयर किया था, जिसमें तिरंगे पर अशोक चक्र की जगह पार्टी का लोगो को लगा हुआ था। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू की पार्टी से जुड़ी मरियम ने अपने इस पोस्ट में लिखा कि एमडीपी एक बहुत बड़ी गिरावट की ओर बढ़ रही है। मालदीव के लोग उनके साथ गिरना और फिसलना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, मरियम शूना ने अपनी इस पोस्ट पर भारी विरोध के बाद इसको डिलीट कर दिया और किसी भी तरह के भ्रम या भावनाएं आहत करने को लेकर खेद व्यक्त किया। उन्होंने भारत के प्रति मालदीव के गहरे सम्मान का जिक्र करते हुए साफ किया है कि तस्वीर में भारतीय ध्वज से समानता अनजाने में थी। उन्होंने लिखा कि मालदीव अपने संबंधों और भारत के साथ हमारे आपसी सम्मान को बहुत महत्व देता है। भविष्य में मैं इस तरह की गलतियों को रोकने के लिए अपने द्वारा साझा की जाने वाली सामग्री को सत्यापित करने में अधिक सतर्क रहूंगी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। दोस्तों, शूना ने अपने पोस्ट पर भले ही खेद व्यक्त किया हो, लेकिन हर भारतीयों में इस पोस्ट को लेकर रोष देखने को मिला है, जहां पर भारतीयों ने कहा है कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे। ये घटना तब सामने आई जब मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने भारत द्वारा मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की अनुमति देने पर आभार जताया था। दरअसल भारत ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष के दौरान मालदीव को अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी और दाल जैसी कुछ वस्तुओं की निर्दिष्ट मात्रा के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया था। इसको लेकर जमीर ने कहा कि यह फैसला दीर्घकालिक द्विपक्षीय मित्रता और व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। वैसे में जैसे ही भारत ने मालदीव की इन सामग्रियों के साथ मदद की, ऐसे में इस शूना ने जो तिरंगे का अपमान किया है, वाकई में यह दर्शाता है कि मालदीव वो देश ही नहीं जिसकी मदद की जाए, क्योंकि जब तक मुइजू सरकार है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारत के साथ संबंध बिगड़ते ही जाएंगे। बहरहाल आज सुबह होश में आते ही इस बर्खास्त मंत्री ने माफी तो मांग ली, क्योंकि इन्हें पता है कि भारत के साथ बैर करना इनको कितना बड़ा भारी पड़ सकता है। जी हाँ, क्योंकि मालदीव की मुइजू सरकार भारत को स्टैंड बाय पर रख रही है और चाइना को गुरुत्व दे रही है, उसको प्रायोरिटी दे रही है, लेकिन भारत को भी स्टैंड बाय पर रख रही है ताकि इमरजेंसी में भारत उसके काम आ सके। अब ऐसे में भारत के साथ बैर मुइजू कभी नहीं चाहेगा। वो बात अलग है कि किसी भी काम के लिए चाइना को पहले पूछेगा मुइजू। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों, लेकिन इस तिरंगे के अपमान के लिए आप लोग क्या कहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा शूना को। तो वही नेक्स्ट खबर बता दे, रशिया ने भारत से निभाई दोस्ती, यूक्रेन युद्ध के बाद भी भेजी इगला मिसाइल। चीन पाकिस्तान के विमानों की अब खैर नहीं। जी हाँ, यूक्रेन युद्ध में फंसे होने के बाद भी रशिया ने भारत से दोस्ती निभाई है और इगला एयर डिफेंस सिस्टम की पहली खेप भारत को भेज दी है। इसके तहत भारत को 100 इगला मिसाइलें भेजी हैं। भारत और रशिया के बीच हुई डील के तहत 24 मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम और 100 मिसाइलें रशिया से मिली है और बाकी का भारत में ही निर्माण किया जाएगा। इस मिसाइल के मिलने के साथ ही भारत की बहुत कम दूरी की एयर डिफेंस क्षमता में काफी बढ़ोतरी होगी। इससे पहले भारत ने साल 2021 में इमरजेंसी खरीद के तहत रशिया से 24 लॉन्चर और 216 मिसाइलें खरीदी थी, लेकिन ताजा डील काफी बड़ी है। दोस्तों, इगला एस सिस्टम में एक सिंगल लॉन्चर और एक मिसाइल होती है। भारत ने पिछले साल नवंबर महीने में 120 लॉन्चर और 400 मिसाइलों को खरीदने की डील की थी। रशिया ने भारत को तकनीक ट्रांसफर की है और अब ये मिसाइलें तथा लॉन्चर हिंदुस्तान में ही बनेंगे। ऐसे में थैंक यू रशिया, थैंक यू पुतिन का नाम मत भूलेगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया का मुरीद हुआ संयुक्त राष्ट्र यूएनजीए ने बुनियादी ढांचे में निवेश को सराहा। बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन फिदा हो गया है। डिजिटल इंडिया की पहल से तरक्की की राह पर तेज गति से दौड़ते भारत की यूनाइटेड नेशन महासभा ने जमकर तारीफ की है। साथ ही भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश को भी सराहा है। यूनाइटेड नेशन महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत के डिजिटलीकरण कार्यक्रम की सराहना की है।
जिससे वित्तीय समावेशन और गरीबी कम करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि इससे देश को तुलनात्मक लाभ मिला है और इसके सबक को वैश्विक समुदाय के साथ साझा किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के 78वें सत्र के अध्यक्ष फ्रांसिस ने यहाँ एक विशेष साक्षात्कार में पीटीआई भाषा को बताया कि मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जब से मैं भारत से लौटा हूँ उसके बाद जब भी मैं भारत के बारे में सोचता हूँ मुझे अतुल्य भारत यानी इनक्रेडिबल इंडिया याद आता है। मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूँ और जब मैं वहाँ था तब मैंने इसको महसूस किया। तो वहीं आप भी कमेंट में इनक्रेडिबल इंडिया जरूर लिखिएगा। भारी मात्रा में अगली खबर बता दें, भारत का डर, पाकिस्तान बेचैन, आतंकियों की हो रही मौत से सन्न है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। दरअसल देश के रक्षा मंत्री के तेवरों ने पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है। पहले ब्रिटिश अखबार में छपी रिपोर्ट और उसके बाद रक्षा मंत्री का घर में घुसकर मारने वाले इस बयान से पाकिस्तान सन्न है। पाकिस्तान के हुक्मरानों के अलावा वहां के न्यूज चैनलों और आवाम की जुबान पर यही सवाल है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने वाला भारत एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने वाला है। ऐसे में राजनाथ सिंह का वो इंटरव्यू आज भी वायरल है। उनसे जब पूछा गया कि द गार्डियन में जो लिखा गया है कि इंडिया की एजेंसी के बारे में कि वो पाकिस्तानियों की किलिंग कर रही है पाकिस्तान के अंदर घुसकर, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई दहशतगर्द हमारे भारत में आएगा, दहशतगर्दी करेगा, पाकिस्तान में भाग जाएगा तो हम घुसकर मारेंगे। अब पाकिस्तान में जो लोग मर रहे हैं उनका ताल्लुक लश्कर तैयबा और जैश-ए मोहम्मद से है। ये वो लोग हैं जो भारत के अंदर किसी न किसी दहशतगर्दी में शामिल रहे हैं। दहशतगर्दी करने के बाद ये पाकिस्तान भाग आए। अब इंडिया की RAW को इजराइल की मोसाद के साथ जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान में भारत के अटैक का डर इतना ज्यादा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने 3 दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत अपने दुश्मनों के खिलाफ सरहद पार जाकर कार्रवाई कर रहा है, अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है। हालांकि भारत ने द गार्डियन की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, लेकिन पाकिस्तानी इससे सहमे हुए हैं। उनको डर है कि अगर वाकई में भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारा है तो भारत बहुत कुछ कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तान हर समय हर पल सहमे हुए हैं। ऐसे में इसका सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे दोस्तों? और आज वाकई में लग रहा है कि भारत अपना तरक्की कर रहा है। मानते कि नहीं इस बात को बताइएगा जरूर। क्या इस तरक्की का असर 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा? क्या लगता है आपको? साथ ही साथ क्या भारत ने 20 आतंकियों को वाकई में मरवाया? किस पाकिस्तानी ने इस पर कहा कि वो सब शहीद हुए हैं, मरे नहीं है? जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में साल 2021 से 2024 के बीच करीब 20 आतंकवादियों की हत्या का मुद्दा पाकिस्तान में चरम पर है। उस रिपोर्ट के आने के बाद पाकिस्तान के लोग भारत के खिलाफ नाराज दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक पाकिस्तानी शख्स कहता है कि जो भारत के लिए आतंकवादी और दहशतगर्द हैं वे पाकिस्तान के लिए तो देशभक्त हैं और हमारे हीरो हैं। पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि वो पाकिस्तान के हिम्मत वाले सिपाही हैं जो देश के लिए शहीद हुए हैं, ना कि मरे हैं। यानी कि दोस्तों इससे क्लियर दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, वो उनके लिए आतंकवादी नहीं बल्कि उनके लिए एक सैनिक है। जी हाँ, और यही वजह है कि आज भारत पाकिस्तान से बात नहीं कर रहा और क्लियर कह रहा है कि जब तक तुम आतंकवाद मुक्त नहीं बनोगे, आतंकवाद मुक्त होकर हमसे बात करने नहीं आओगे, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। और वाकई में भारत बिल्कुल सटीक और सही कह रहा है क्योंकि एक एक पाकिस्तानियों को वहां के आतंकवादी सैनिक लग रहे हैं। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें बड़ी खबर, ताइवान पर चीन की बुरी नजर, समुद्री सीमा के पास फिर मंडराए चीनी नौसैनिक जहाज। जी हाँ, ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रविवार सुबह 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे के बीच ताइवान के आसपास 4 और नौसैनिक जहाजों को ट्रैक किया। ताइवान रक्षा मंत्रालय के अनुसार ताइवान के सशस्त्र बल स्थिति पर नजर रखे हुए और चीन की गतिविधियों के जवाब में नौसैनिक जहाजों और तटीय प्रणालियों को तैनात किया गया है। उस दौरान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के किसी भी विमान ने ताइवान स्ट्रेट मध्य रेखा को पार नहीं किया अथवा देश के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र यानी ADIZ में प्रवेश नहीं किया। इससे पहले ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने 6 अप्रैल को सुबह 6 बजे से 7 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक देश भर में चल रहे 6 चीनी नौसैनिक जहाजों को ट्रैक किया था। तो वहीं अगली खबर बता दें, CAA को लेकर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा हम किसी धर्म की महिला पर जुल्म नहीं होने देंगे। तमिलनाडु में CAA पर राजनाथ सिंह का बहुत बड़ा बयान। तमिलनाडु में एक कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि 3 तलाक कानून पर रक्षा मंत्री ने कहा कि हम किसी भी धर्म को मानने वाली महिला पर अत्याचार नहीं होने देंगे। राजनाथ सिंह ने CAA कानून को लेकर कहा कि इस कानून से किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी। DMK और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि DMK और कांग्रेस अपने अपने परिवारों के लिए काम कर रही है जबकि PM मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु में रोड शो भी किया। तो वहीं आपको बता दें, मोजाम्बिक में नाव पलटने से बहुत बड़ा हादसा, समुद्र की गहराइयों में समा गई 90 जिंदगियां। जी हाँ, बहुत बड़ी और भयावह खबर आ रही है। मोजाम्बिक के उत्तरी तट पर एक खचाखच भरी नाव पलट गई। नाव पलटने की वजह से बैठे हुए लोग डूबकर मर गए। इस दौरान 90 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मोजाम्बिक के स्थानीय अधिकारियों ने रविवार को कहा कि लगभग 130 लोगों को लेकर मछली पकड़ने वाली नाव नामपुला प्रांत के पास एक द्वीप तक पहुंचने की कोशिश करते समय मुसीबत में पड़
गई नामपुला के राज्य सचिव जैमे नेटो ने कहा कि नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे, वो यात्रियों को ले जाने लायक भी नहीं थे, इसकी वजह से नाव पलटकर डूब गई। उन्होंने बताया कि पीड़ितों में कई बच्चे भी शामिल हैं। मोजाम्बिक के उत्तरी तट पर बचाव कर्मियों को 5 लोग जिंदा मिले और वहीं कई लोगों की तलाश अब भी जारी है। तो वहीं बता दें अगली खबर, अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी समर्थकों ने 16 से अधिक शहरों में निकाली रैली। जी हां, अमेरिकी राजधानी में ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारक और लिंकन स्मारक से लेकर ईस्ट कोस्ट में प्रतिष्ठित गोल्डन ब्रिज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सैकड़ों समर्थकों ने आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी जीत के लिए रैलियां की और भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के 400 से ज्यादा सीट जीतने की उम्मीद जताई। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यानी OF बीजेपी द्वारा रविवार को मोदी का परिवार मार्च रैलियों का आयोजन किया गया था, यानी कि मोदी का परिवार शीर्षक के साथ बैनर्स के साथ रैलियों का आयोजन किया गया था। ऐसे में मोदी जी की लहर दोस्तों विदेशों में भी दिखती नजर आ रही है। बहरहाल इस हिसाब से आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन होगा 2024 का विनर पार्टी और कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां रहम नहीं सितम ढाने की है प्लानिंग, इजराइल ने यूं ही नहीं हटाई खान यूनिस से अपनी सेना, गाजा से अपनी सेना। बता दें 6 महीने से जारी गाजा जंग में एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। इजरायली सेना ने कहा है कि महीनों चली जंग के बाद उसने खान यूनिस से अपनी सेना हटा ली है। इजराइल का दावा है कि उसने हमास के खिलाफ अपनी जमीनी कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा कर लिया है और जंग शुरू होने के बाद से गाजा में अपनी सेना की मौजूदगी को सबसे निचले स्तर पर ले आए हैं। इजरायली अधिकारियों ने इसके पीछे का कारण बताते हुए कहा है कि सैनिकों की वापसी अगले प्लान का हिस्सा है, क्योंकि सेना हमास के आखिरी गढ़ राफा में जाने की तैयारी कर रही है। सेना के पीछे हटते ही फलस्तीनियों ने खान यूनिस वापस पहुंचना शुरू किया है, लेकिन उन्हें वहां मलबे के ढेर के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फलस्तीनियों के लगभग सभी घर जंग की वजह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। गाजा में दोबारा से जिंदगी शुरू करना गाजा वासियों के साथ साथ दुनिया के कई मानवीय संगठनों की चिंता बनी हुई है। इजराइल के सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने कहा कि गाजा में युद्ध जारी है और हम अभी रुकने वाले नहीं हैं। तो वहीं आपको बता दें, बदल गया है ईरान का मूड या इजराइल से डर गया है ईरान। दरअसल इजराइल पर हमला ना करने की रख डाली शर्त। क्या है वो शर्त आपको बता दें, दमिश्क के वाणिज्य दूतावास पर हुए हवाई हमले में टॉप कमांडर की मौत के बाद ईरान लगातार इजराइल पर अटैक की धमकी दे रहा था, लेकिन अब उसने बदला लेने वाला प्लान बदल दिया है। ईरान ने कहा है कि वो इजराइल पर हमला नहीं करेगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त माननी होगी। ईरानी न्यूज आउटलेट जदे ने एक अरब राजनयिक सूत्र के हवाले से यह बड़ी जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को एक संदेश भेजकर तेहरान ने शर्त रखी है कि अगर गाजा में युद्ध विराम होता है तो वो अपने कमांडर की मौत का बदला इजराइल से नहीं लेगा और हमला नहीं करेगा। जी हाँ, आप इस पर क्या कहेंगे दोस्तों। साथ ही साथ चीनी इंजीनियरों की मौत की वजह से 5 पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। पीएम शहबाज शरीफ ने कार्रवाई के दिए आदेश। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आज यानी कि 7 अप्रैल को 5 चीनी इंजीनियरों की मौत के बाद खैबर पख्तूनख्वा के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने यह आदेश बीते मंगलवार एक आत्मघाती हमलावर ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के सुदूर बेशम इलाके में चीनी इंजीनियरों के काफिले को निशाना बनाया था। इस हमले में 5 चीनी इंजीनियरों समेत एक पाकिस्तानी ड्राइवर के ही मौके पर मौत हो गई थी। हमले के वक्त पीड़ित इंजीनियर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत कोहिस्तान जिले में दासू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की तरफ जा रहे थे। अब ऐसे में शहबाज शरीफ ने इस हमले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं आपको बता दें, अमेरिका व उसके सहयोगी देशों के नौसैनिक अभ्यास से डर गया चाइना। दक्षिण चीन सागर में शुरू किया गश्ती अभियान। जी हां, अमेरिका और उसके सहयोगियों के नौसैनिक अभ्यास से डरे चीन ने दक्षिण चीन सागर में हवाई तथा समुद्री गश्त बढ़ा दी है। चीन की सेना ने रविवार को कहा कि उसने दक्षिण चीन सागर में हवाई तथा समुद्री गश्त किया और समुद्र में टकराव पैदा करने वाली सभी गतिविधियां नियंत्रण में है। माना यह जा रहा है कि चीन ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के नौसैनिक अभ्यास के जवाब में यह कदम उठाया है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपीन के सेना प्रमुखों ने शनिवार को ऐलान किया है कि वे कानून के शासन की रक्षा और समुद्र में जलमार्ग तथा उसके ऊपर हवाई यात्रा के अधिकार को बरकरार रखने के लिए संयुक्त अभ्यास करेंगे। मालवाहक जहाजों के लिए प्रमुख जलमार्ग दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन का दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ लंबे समय से विवाद रहा है। तो वहीं आपको बता दें, मोदी फिर सत्ता में लौटे तो जेल में होंगे सारे विपक्षी नेता। जी हां, यही उनकी गारंटी का है मतलब। दरअसल ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए यह बड़ा बयान दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि तीसरी बार सत्ता में वापस लौटे तो विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के वादे का मतलब है कि विपक्षी नेताओं को लोकसभा चुनाव के बाद सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। देश में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और 7 चरणों में होने वाले मतदान की शुरुआत 19 अप्रैल को पहले चरण से होगी, जबकि 4 जून को मतगणना होगी। बांकुरा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेसी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना पूर्वी मेदिनीपुर जिले के भूपति नगर गई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चुनावी सभा को संबोधित करने पश्चिम बंगाल आ रहे हैं, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि लोकसभा
चुनाव के नतीजे आने के बाद भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये अनएक्सेप्टेबल है, ये अस्वीकार है। यानी कि अभी सही ममता बनर्जी के हाथ पांव फूलते नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, मैं सिर उठाकर चलता हूं, धमकी से डरने वाला नहीं। जी हां, लाठी मारने वाली बात पर दहाड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली का आगाज कर रहे हैं। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में वोटिंग है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय संकल्प शंखनाद रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के बाद बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही रैली को लेकर संगठन की तरफ से भी जबरदस्त तैयारी की गई थी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजकर ही मानूंगा। पीएम मोदी ने रैली की शुरुआत अपने पुराने दोस्त बलिराम कश्यप को याद करते हुए किया। साथ ही वहां उमड़ी भीड़ को देखकर पीएम मोदी गदगद नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ही नहीं बनाएगी बल्कि विकसित भारत की आधारशिला भी रखेगी। लोगों के विश्वास के कारण पूरा देश कह रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार। पर आप क्या कहेंगे दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले केस में केजरीवाल सिसोदिया के बाद अब अगला कौन? ईडी ने दुर्गेश पाठक को बुलाया। दरअसल दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में बंद है। आम आदमी पार्टी ने आशंका जताई थी कि उसके 4 और नेताओं को गिरफ्तार किया जा सकता है। इनमें से मंगलवार को ईडी ने आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक को भी अब समन भेजा है और आज 2 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। इसके साथ ही ईडी ने अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को भी बुलाया है और उनसे ईडी हेडक्वार्टर में पूछताछ कर रही है। बहरहाल लगातार भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे जाते दिखाई दे रहे हैं। आप क्या इस पर जवाब देंगे दोस्तों? तो वहीं ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।